मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए थे सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पॉइंट्स, जिनमें फर्स्ट था आपका फेडरलिज्म एंड सेकंड था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, कि लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को शक्तियां अलग अलग दी गई हैं। जैसे सबसे पहला आता है सर, यदि मैंने बोला कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो लेजिस्लेचर का वर्क क्या है, उसका काम क्या है, ओनली मेकिंग द लॉ, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसकी पावर क्या है, इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉज, कि जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट करना। और थर्ड आता है जुडिशरी, तो जुडिशरी की पावर्स क्या है, ओनली प्रोटेक्ट द लॉज, जो किसने बनाए थे, लेजिस्लेचर ने बनाए थे, और अप्लाई किसने किए थे, उसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, एग्जीक्यूटिव ने। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स। The Indian Constitution defines the 3 organs of the Government of India and assign each organ specific and distinct responsibility and powers। क्या कहा है कि भारतीय संविधान यह व्याख्या करता है कि सरकार के 3 अंग हैं और उन 3 अंगों की अलग अलग विशेषताएं हैं और ये सभी तीनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वह क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी लॉ को, और जुडिशरी क्या काम करेगी, वह प्रोटेक्ट करेगी किसको, लॉज को। दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखिए आगे, लेजिस्लेचर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। अब देखिए कि लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं वे सब कहाँ जाते हैं, वे सब लेजिस्लेचर में जाते हैं, विधायिका व्यवस्थापिका में जाते हैं और विधायिका व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। कौन, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। बिकॉज लोग तो शासन कर नहीं सकते, तो वे अपनी जगह पर किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं। दिस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कहा जाता है कि ये जो सरकार का अंग है यह पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रखता है किसमें, संसद में। संसद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एज इट मेक्स ऑल यूनियन लॉ एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अब इसका काम क्या है कि मेक ऑल यूनियन लॉ, सारे संघ के जो कानून हैं, केंद्र सरकार के जितने भी कानून है, ये कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया कि कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का। तो यह क्या करता है, कानूनों को बनाता है एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, और जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उस पर एक कंट्रोल करता है। तो पहला ऑर्गन आपका हो गया लेजिस्लेचर, जिसका काम क्या है, मेकिंग द लॉ। सेकंड आता है आपका एग्जीक्यूटिव। अब देखिए एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका, ठीक है, पहला आपका हो गया। अब दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है कार्यपालिका। देखिए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। अब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लॉज जो बनाए हैं किसने, लेजिस्लेचर ने, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना हमारे देश में, और हमारे देश का प्रशासन चलाना। जैसे मैंने बोला लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब किस में आएंगे, आपके एग्जीक्यूटिव में आएगा, ठीक है। थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों भी होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वह किसके अंडर और किसके गाइडेंस में काम करता है? प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस में वह काम करेगा। बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यदि सेंट्रल की बात की जाए तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यदि स्टेट की बात की जाए तो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यह किसकी एडवाइस मानेगी? हमेशा इसके सुप्रीम, इसके हेड की बात मानेगी, जो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये हो आपका एग्जीक्यूटिव। अब थर्ड आता है आपका जुडिशरी, ठीक है। और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। आपने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सबसे ऊपरी जो कोर्ट है, सबसे लास्ट कोर्ट, वो है सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे आता है हाई कोर्ट और उससे नीचे आते हैं लोअर कोर्ट, ठीक है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वह डिसीजन सभी को मानना पड़ेगा। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वह कहीं भी अब नहीं माना जा सकता। मतलब उसने जो डिसीजन दिया वही हमको मानना पड़ेगा। अब उसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है जिसके पास हम जा सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया। हाँ, ये हो सकता है कि हाई कोर्ट यदि कोई डिसीजन देता है और यदि हम उस डिसीजन से खुश नहीं है तो हम उसको कहां पर अप्लाई करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट यदि कोई डिसीजन देती है तो उस डिसीजन को हमें मानना पड़ेगा। बिकॉज सबसे लास्ट पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और ये क्या करती है? ये कानूनों की रक्षा करती है। देखिए, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यह एक स्वतंत्र विभाग है, यह स्वतंत्र अंग है किसका? सरकार का। विच एंश्योर दैट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली। और यह क्या सुनिश्चित करती है कि किसी देश का जो रूल है, शासन है और वहां के जो कानून है सही तरह से चल रहे हैं या नहीं, यह देखने का काम किसका है? जुडिशरी का काम है। एंड दैट द राइट ऑफ द सिटीजन, और लोगों के जो अधिकार हैं आर प्रोटेक्टेड, उन अधिकारों की भी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? इस कोर्ट जुडिशरी के द्वारा की जाती है। जैसे हमें 6 राइट मिले हैं, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तो ये जो राइट है, यदि किसी भी राइट का हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो हम उसके लिए कहा जा सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं। भाई हमारे इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा? कार्यवाही की जाएगी। तो हमारे अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? कानून के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा की जाती है। इट इज आल्सो डिसाइड ऑफ एनी इश्यूज अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यह भी डिसाइड करता है कि कौन से इश्यूज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कौन से इश्यूज स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो यह सब डिसाइड करने का काम किसका है? ओनली जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड आपका था जुडिशरी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, 4 पॉइंट है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वयस्क, वयस्क का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसकी एज कितनी हो चुकी है? 18 वर्ष, 18 ईयर्स वह अपने प्राप्त कर चुका है और उसको कौन सा अधिकार मिल चुका है? मत मीन्स होता है वोट, वोट देने का उसको अधिकार, राइट मिल चुका है। तो इसे क्या कहा गया है? वयस्क मताधिकार। मतलब जो व्यक्ति 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लेता है वह अब उसके पास एक राइट और आ जाता है जिसका नाम है मताधिकार। मतलब राइट टू वोट, वोट देने का उसको अधिकार मिल जाता है। अब जैसे देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय वोट देने का जो एज थी वो थी 21, लेकिन बाद में यह एज 89 में 1989 में इसको कर दिया गया था 18 ईयर्स। अब देखिए इसमें आगे, दिस एसेंशियली मींस 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। एक व्यक्ति केवल कितना वोट डालेगा? एक ही वोट डालेगा। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर्स ऑफ अबव ऑफ एज। और इसके अंदर क्या होता है? एडल्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर चुका हो। हैव ए राइट टू वोट, उसका कौन सा राइट दिया गया है? उसको वोट देने का अधिकार उसको दिया गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस। और उसके साथ कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर,
क्रीड नस्ल के आधार पर, रीजन धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, एजुकेशनल शिक्षा के आधार पर, और स्टेटस उसकी परिस्थिति, उसका स्टेटस क्या है उस आधार पर उसको कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब किसमें है आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जिसे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। क्लियर? तो हम पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 3, सेपरेशन ऑफ पावर एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू।